हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। अगर एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि उस पार्टिकल पे टोटल नेट फोर्स जो है वो जीरो है। मतलब अगर सपोज करो एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे मान लो बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन अगर टोटल नेट फोर्स मिलाकर जीरो हो रहा है तो मैं बोलूंगा कि ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल केस समझते हैं, जैसे इस पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब टोटल फोर्स इस पे क्या है? जीरो है। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। इन केस अगर दो फोर्स ऐसे लग रहे हैं, जैसे एक फोर्स यहां से लग रहा है विच इज 5 न्यूटन, और एक फोर्स यहां से लग रहा है विच इज 5 न्यूटन, एक फोर्स ऊपर से इस पर लग रहा है 2 न्यूटन का, और एक फोर्स नीचे से भी लग रहा है उसको 2 न्यूटन का। तो यहां पे अब देखो कि ये 5 न्यूटन का फोर्स इस 5 न्यूटन के फोर्स को कैंसिल कर देगा, राइट? क्योंकि दोनों इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ऊपर से 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और नीचे से 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये दोनों फोर्सेस भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे बिकॉज दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो अभी भी पार्टिकल अपने जगह से हिलेगा नहीं। पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो अभी भी रेस्ट पे ही होगा, बिकॉज अगेन टोटल फोर्स इस पार्टिकल पे कितना हो रहा है? जीरो हो रहा है। भले चार फोर्सेस लग रहे हैं तो भी नेट फोर्स अगर हम निकालें, चारों फोर्सेस को अगर वेक्टर के हिसाब से ऐड करें तो ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, और अगेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल इज जीरो। इसी तरीके से बॉडी पे 3 फोर्सेस, 4 फोर्सेस, 5 फोर्सेस, कितने भी फोर्सेस अगर लग रहे हो, लेकिन अगर आप उन सारे फोर्सेस को ऐड करो वेक्टर के हिसाब से, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उन वेक्टर के हिसाब से उन सारे फोर्सेस को अगर आप ऐड करते हो और टोटल फोर्स जीरो निकलता है, तो मैं बोलूंगा कि वो जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में है। सो इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो। अच्छा, अब इससे होगा क्या बताओ? अगर किसी पार्टिकल पे नेट फोर्स नहीं लगता, नेट एक्सटर्नल फोर्स बाहर से नहीं लगता, तो सिंपल सी बात है कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। वेलोसिटी डजंट चेंज। मतलब ये कि पार्टिकल या तो रेस्ट पे होगा, या तो वो रेस्ट पे होगा, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यूनिफॉर्म मोशन में होगा वो। इन्हीं दो केस में रह सकता है। अगर बॉडी पे फोर्स नहीं लगता, नेट फोर्स जीरो है, तो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसी वेलोसिटी से मूव करता जाएगा, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन होता है आपके पार्टिकल का, अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। वो रेस्ट पे भी हो सकता है और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भी मूव कर सकता है। अगर आपका बॉडी इक्विलिब्रियम में है, आई मीन आपका पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है और वो रेस्ट पे है, तो हम बोलेंगे कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बॉडी अगर रेस्ट पे होता है और इक्विलिब्रियम में होता है तो हम कहते हैं कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से आगे जा रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, और ये तभी हो सकता है, याद रखना, जब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो, राइट? तब हम बोलेंगे कि वो किस इक्विलिब्रियम में है? डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ओके। तो बॉडी आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम में भी रह सकता है और डायनामिक इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है। ओके। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, या तो रेस्ट या तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। अब सुनो ध्यान से, तो इसको हम इस सिचुएशन को ऐसे भी बता सकते हैं। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये है कि उस पर अगर मान लो बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, जो पार्टिकल है, मान लो इस डायरेक्शन में F1 लग रहा है, इस डायरेक्शन में F2 लग रहा है, इस डायरेक्शन में F3 फोर्स लग रहा है, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं, n नंबर ऑफ फोर्सेस, और सारे फोर्सेस को आप वेक्टोरियली ऐड करो, टोटल जीरो मिल जा रहा है, देन मैं बोलूंगा कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? दैट F1 प्लस F2 प्लस F3, और सबको वेक्टर के हिसाब से ऐड करना है।
ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, मान लो n फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, सब मिला के अगर जीरो हो जा रहा है, योर नेट फोर्स इज जीरो, देन पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। इसको आप समेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, एफ आई गोज फ्रॉम 1 to n, ये पता है ना समेशन का फॉर्म, आई का वैल्यू पहले 1 डालो तो ये f1 हो जाएगा, फिर प्लस लिखो, फिर i का वैल्यू 2 डालो, इंटीजर्स आएंगे, फिर उसके बाद प्लस लिखो, i का वैल्यू 3, तो इस पूरे पार्ट को हमने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया, l इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में है बॉडी, तो या तो वो रेस्ट पे होगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम जैसे मैंने बताया, राइट, क्लियर। अब सुनो ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो, अगर मान लो बॉडी पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, आपका पार्टिकल, यहाँ पे हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, अगर आपके पार्टिकल पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में लगे, तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, क्योंकि भाई ये एक ही फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है ना, तो नेट फोर्स जीरो कैसे होगा, राइट। तो एक फोर्स है, इसको कैंसिल करने के लिए दूसरा फोर्स है ही नहीं, सो पार्टिकल कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम इफ देयर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। चलो दूसरा केस, अगर पार्टिकल पे सिर्फ दो ही फोर्सेस लग रहे हैं और पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो इस बात की गारंटी है कि वो दोनों फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट होंगे, क्योंकि दो ही फोर्सेस लग ही रहे हैं, या तो ये दोनों डायरेक्शन में होंगे या फिर ऐसे हो सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, ताकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे और नेट फोर्स पार्टिकल पे जीरो हो जाए। इसके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक फोर्स यहां लग रहा है, दूसरा कहीं और लग ही नहीं सकता, और अगर दूसरा कहीं और लग जाएगा तो फिर वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा पार्टिकल। So if there are only two forces acting on the particle, then both these forces are equal and opposite in direction. ये clear है, फिक्स है। अगर पार्टिकल पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये तो तय है आपका, जैसे अगर मान लो ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा F1, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा F2, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा F3, ठीक है। तो ये तो फिक्स है कि आपका टोटल फोर्स, नेट फोर्स अगर वेक्टोरियली ऐड करो F1 प्लस F2 प्लस F3, तो टोटल जीरो ही देने वाला है, टोटल फोर्स तो जीरो ही होगा ना। अब इसमें देखो, अगर सपोज करो मैं किसी भी दो फोर्स को ऐड कर देता हूं, उसका जो भी रिजल्टेंट आता है, तो अब वो फोर्स और ये फोर्स अब दो हो गए ना, तो अगर मैं किसी भी दो फोर्स को ऐड करता हूं, तो उसका जो भी रिजल्टेंट आएगा, वो फोर्स और तीसरा फोर्स हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, तभी दोनों मिलाकर जीरो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने अगर F1 और F2 को ऐड किया, F1 और F2 को ऐड करने के बाद मुझे जो भी फोर्स मिल रहा है, F3 इस फोर्स के, इस रिजल्टेंट F1 F2 के रिजल्टेंट फोर्स के हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट ही होगा, ठीक है। या फिर अगर सपोज करो मैंने F2 और F3 को ऐड कर दिया और मुझे एक फोर्स मिल गया F, तो अब आपका F1 जो है वो इसके रिजल्टेंट F के इक्वल एंड ऑपोजिट ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं बता दूं, यहाँ पे F1 और F2 किस डायरेक्शन में, ऊपर वाले डायरेक्शन में है। तो अगर सपोज करो मैं इस F1 को और F2 को ऐड कर दूं, तो आपको पता है ना कि फोर्सेस या वेक्टर्स ऐड कैसे होते हैं। अगर मान लो मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना है, दोनों वेक्टर्स अलग एंगल पे है, अलग अलग एंगल, मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच में एक पर्टिकुलर एंगल है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। तो इस वेक्टर के पैरेलल में यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। इस वेक्टर के पैरेलल मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इस वेक्टर के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, और उसके बाद फिर ये अपना पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब यहां इसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, डायगोनल बनाएंगे, तो ये जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है इन दोनों का, F1 और F2 का। तो रिजल्टेंट का मतलब क्या है कि अब हमने F1 और F2 को ऐड कर दिया, तो इसको भूल जाओ। अब बचा कौन सा बताओ,
तीसरा फोर्स बचा, है ना। तीसरा फोर्स F1 और F2 देखो तीनों मिलाकर 0 होने चाहिए, F1 प्लस F2 प्लस F3, क्योंकि बॉडी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में। तो हमने F1 और F2 को जब ऐड किया तो मुझे ये फोर्स इस डायरेक्शन में मिला। अब अगर आपका पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो आपका जो तीसरा फोर्स बचा हुआ है वो जरूरी है कि इस रिजल्टेंट फोर्स के इक्वल और ऑपोजिट ही हो, तभी तो ये दोनों मिलकर इस पर टोटल फोर्स 0 कर पाएंगे। समझ में आ रहा है। तो हमने यहां पे F1 और F2 को ऐड कर दिया और मुझे क्या मिला, एक रिजल्टेंट फोर्स मिला, उसके इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में ही F3 होगा, तीसरा फोर्स। इसमें ऐसा भी हो सकता है, अगर आप सपोज करो F1 और F3 को अगर ऐड करो, F1 और F3 को, इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसके ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स F2 होगा। तो जैसे F1 और F3 को अगर ऐड करो तो इसके पैरेलल हम यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे और इसके पैरेलल हम यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे और ये आपका रिजल्टेंट आ गया। ये किसका रिजल्टेंट आया, F1 और F3 के। तो देखो इसके इक्वल और ऑपोजिट F2 है, ताकि ये दोनों फिर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सके। ये कहने का मतलब था मेरा। दूसरी बात ये कि अगर सपोज करो ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं कि इन फोर्सेस को किसी एक ट्राइंगल के साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमेशा, और ट्राइंगल का तीनों साइड्स जो है वो ये बना लेगा। और आप देख भी सकते हो, देखो ये आपका F1 है, तो अगर मैं इस F1 को यहाँ उठा के ले आऊँ, ध्यान से देखना, तो ये आपका F1 हो जाएगा। आप वेक्टर्स को मूव कर सकते हो स्पेस में, बस इस बात का ध्यान रखना है कि उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। मैग्नीट्यूड चेंज ना होने का मतलब है कि उसका जितना लेंथ है उतना ही लेंथ आप बनाओ और डायरेक्शन वही रखना है। तो ये आपका अगर मान लो F1 ऐसा है, ये रहा आपका F1, ठीक है, F1। अब F2 देखो कहां पे है, F2 इस डायरेक्शन में है, तो मैं F2 को बाद में बनाऊंगा, पहले F3 बना लेता हूं। F3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको ऐसे ही उठा के यहां ले जा रहा हूं, ये आपका F3 है। और ये सीधा आपका F2 जो है वो यहां फिट हो जाएगा, ये फिक्स है, ट्राइंगल बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कब, अगर ये तीनों फोर्सेस जो है टोटल मिला के 0 हो रहा है और पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, अगर तीनों फोर्सेस को मैं वेक्टोरियली ऐड कर रहा हूं और 0 मिल रहा है, तो ये क्लियर है कि तीनों फोर्सेस जो हैं वो एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेंगे। ट्राइंगल के साइड से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ 3 फोर्सेस के लिए वैलिड नहीं है, बल्कि कितने भी फोर्सेस हो, अगर 4 फोर्सेस हो तो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल। अगर 5 फोर्सेस हैं और वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब पांचों फोर्सेस को अगर आप ऐड करते हो तो आपको टोटल फोर्स 0 मिल जा रहा है। तो उन 5 फोर्सेस का आपको एक पेंटागन मिल जाएगा, कंप्लीट पेंटागन। तो इसका मतलब अगर सपोज करो आपके पास n फोर्सेस हैं और ये n फोर्सेस का जो नेट फोर्स है वो 0 हो रहा है, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो आपको एक n साइडेड पॉलिनोमियल मिल जाएगा इन फोर्सेस से। n साइडेड पॉलिनोमियल मतलब आप एक n साइडेड पॉलिनोमियल बना सकते हो। सारे फोर्सेस को अरेंज कर दो तो आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा, जितने फोर्सेस होंगे उतने साइड का पॉलिनोमियल मिल जाएगा। 3 फोर्सेस ने ट्राइंगल बना दिया, 4 फोर्सेस क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल बना देंगे, है ना, 5 फोर्सेस पेंटागन बना देंगे, 6 फोर्सेस हेक्सागन बना देंगे, इस तरीके से, और वो सब कंप्लीट होगा। तो ये तो 3-4 फोर्सेस जो है उनके इक्विलिब्रियम की बात हो गई। अच्छा, इसमें एक और चीज कि देखो यहाँ पे 2 थियरम है। एक तो साइन रूल है, अगर सपोज करो 3 फोर्सेस हैं तो 3 फोर्सेस के लिए हमारे पास, और फोर्सेस अगर नेट फोर्स 0 हो रहा है, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो हमारे पास एक साइन रूल है, दूसरा लामिस थियरम है। साइन रूल और लामिस थियरम क्या है, देखो साइन रूल में हम क्या करते हैं, इन तीनों फोर्सेस को ले जाकर हम लोग ट्राइंगल के साइड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, अभी जो किया था। तो ये F1 यहाँ पे बना दिया हमने, ये रहा आपका F1, और F3 नीचे था, और ये रहा आपका F2, ठीक है।
और यहाँ पे क्योंकि ये ट्राइंगल है तो आपके 3 एंगल बनेंगे। तो मान लो आपका ये एंगल अल्फा है जो कि F1 के सामने है, और ये एंगल बीटा है जो कि F2 के सामने है, और ये एंगल आपका डेल्टा है जो F3 के सामने है। तो ऐसे आपने अगर तीनों एंगल्स बना दिए तो साइन रूल के अकॉर्डिंग F1 अपॉन साइन अल्फा, F1, F2 और F3 जो मैं अभी लिखने वाला हूं वो क्या है, इन तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड। तो F1 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, अल्फा उसके सामने का एंगल है, इट इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा, बीटा क्या है, F2 फोर्स के सामने का एंगल है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ F3 डिवाइडेड बाय साइन डेल्टा। ये रूल फॉलो होता है। अगर फोर्सेस टोटल नेट फोर्स जो है वो 0 हो रहा है, ट्राइंगल्स के साइड से हम लोग ने फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहां पे ये रूल फॉलो होता है, F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा विच इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन डेल्टा। अल्फा इसके सामने का एंगल है, बीटा F2 के सामने का एंगल है, डेल्टा F3 के सामने का एंगल देख सकते हो यहाँ पे। इसको बोलते हैं साइन रूल। साइन रूल तो फॉलो होता ही है। दूसरा एक लामिस थ्योरम है, वो लामिस थ्योरम भी फॉलो होता है। तो अब चलते हैं हम लोग लामिस थ्योरम की तरफ। लामिस थ्योरम क्या है, देखो अगर सपोज करो हम यहाँ पे तीनों एंगल्स यहाँ पे बना दें, लामिस थ्योरम में हम क्या करेंगे कि जो तीनों फोर्सेस है उसको आप एक ही पॉइंट से बाहर निकलते हुए दिखाओ। मतलब पार्टिकल यहाँ पे अगर रखा हुआ है तो तीनों फोर्सेस पार्टिकल से किस डायरेक्शन में जा रहा है वो ऐसे बना दो। तीनों फोर्सेस का जो आपका टेल होगा, तीनों वेक्टर्स का टेल होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो एक ही पॉइंट पे होगा। और हम क्या करेंगे, तीनों एंगल को नाम दे देते हैं। तो मान लो F1 के पीछे हमने हमारा जो एंगल बन रहा है उसको हमने एंगल A नाम दिया। F2 के पीछे जो ना हमारा F2, देखो ये F2 है ना, इसके पीछे जो एंगल बन रहा है उसको हमने B नाम दिया। और F3 के पीछे जो हमारा एंगल बन रहा है, ये F3 है, F3 के पीछे हमारा जो एंगल बनेगा उसको हमने C नाम दिया। अकॉर्डिंग टू लामिस थ्योरम, F1 अपॉन साइन A is equal to F2 upon sin B which is equal to F3 upon sin B, sin C। ये आपका लामिस थ्योरम है, ठीक है। तो F1 अपॉन साइन A उसके पीछे का एंगल है, F2 अपॉन साइन B और F3 अपॉन साइन B, ये तीनों रेशियो इक्वल होंगे। दिस इज योर लामिस थ्योरम। तो देखो लामिस थ्योरम और एक जैसा दिख रहा होगा, लामिस थ्योरम और इसके पहले जो साइन रूल बताया था वो एक जैसा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि जब हम लोग साइन रूल की बात कर रहे हैं तो साइन रूल के केस में हम इन तीनों फोर्सेस को एक ट्राइंगल के साइड्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्राइंगल्स के जो एंगल बनते हैं अल्फा, बीटा और डेल्टा, वो होता है यहाँ पे। लेकिन लामिस थ्योरम में क्या है, लामिस थ्योरम में हमने तीनों फोर्सेस को एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया, और यहाँ पे जो तीनों एंगल्स बन रहे हैं ए बी सी, ये वाले एंगल्स यहाँ पे लामिस थ्योरम में आ रहे हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ये ध्यान में रखना। तो ये दो रूल्स, एक लामिस थ्योरम और एक साइन रूल, यहाँ पे काम करता है अगर आपका पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो, और उस पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं तो ये दोनों रूल्स काम करेंगे, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर सपोज करो इन फोर्सेस का आप तीनों कंपोनेंट बनाते हो, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट अगर आप बनाओ, तो वहां पे कुछ और चीज होता है, वो देखो क्या। जैसे अगर सपोज करो एक फोर्स आपका यहां पे लग रहा है और एक फोर्स आपका यहां लग रहा है, एक फोर्स आपका यहां लग रहा है। सो दिस इज F1, दिस इज F2 और दिस इज F3, ठीक है। इस पार्टिकल पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, और मैं ये बोल रहा हूं कि भाई ये जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में है। तो पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये तो क्लियर है, अगर वेक्टोरियली आप तीनों फोर्सेस को ऐड करोगे तो वेक्टर सम तीनों का 0 होगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन तीनों फोर्सेस का मैं कंपोनेंट्स बनाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे हम x
ये वहाँ पे हम स्पेस में बना नहीं सकते, सिर्फ दो कंपोनेंट हम यहाँ पे बना रहे हैं। ये आपका वाई एक्सिस ले लो और ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस, और इसी तरह से जेड एक्सिस भी आएगा अगर ये सारे के सारे फोर्सेस स्पेस में होंगे तो। अब कंपोनेंट्स कैसे बनाएंगे बताओ। यहाँ पे अगर सपोज करो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ मैं एक्स एक्सिस पे, तो ये आपका एक कंपोनेंट बन गया, ठीक है। ये एक्स कंपोनेंट है किसका, F2 फोर्स का, तो इसको मैं लिख देता हूँ F2x, ठीक है। उसी तरह से अगर इसका y कंपोनेंट आप बनाओगे तो y कंपोनेंट आपका यहाँ पे आएगा। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहाँ से y एक्सिस पे, और ये आपका ये क्या है, ये F2y है, मतलब y कंपोनेंट F2 का। ये वेक्टर हटा देता हूँ, ये F2 का x कंपोनेंट, ये F2 का y कंपोनेंट, हमने दो कंपोनेंट F2 का ड्रॉ कर दिया। उसी तरह से F1 का ड्रॉ कर सकते हो। F1 का ये रहा आपका x कंपोनेंट, दिस इज योर F1x, और उसी तरह से ये आपका सॉरी इसका y कंपोनेंट, ये रहा y कंपोनेंट, दिस इज F1y। उसी तरह से इसका x कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा F3y, और इसका सॉरी F3x, दिस इज F3x, और इसका y कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा F3y। अब जो एक्चुअल फोर्सेस है आपके उसको भूल जाओ, क्योंकि आपने सारे फोर्सेस को क्या किया है, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसको भूल जाओ F2 को, F1 को भूल जाओ, क्योंकि F1 का दोनों कंपोनेंट आप बना चुके हो x और y का। उसी तरह से आप इस F3 को भूल जाओ, क्योंकि इसका भी दोनों कंपोनेंट आपने बना दिया। तो फाइनली अगर सपोज करो इस पॉइंट को आप देखोगे पार्टिकल को, तो मैं बोल सकता हूँ इस पार्टिकल पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बताओ। सारे फोर्सेस को हमने x और y पे लाके रख दिया, तो यहाँ पे एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है x एक्सिस पे, दैट इज F2x। ये क्या है, x कंपोनेंट है किसका, F2 का, और दो फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं, एक तो F3x और दूसरा F1x। तो ये F1 का x कंपोनेंट और ये F3 का x कंपोनेंट है। उसके बाद y एक्सिस के लॉन्ग देखोगे तो ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक F1y और दूसरा F2y, और नीचे एक फोर्स लग रहा है F3y। तो इस तरह के सारे फोर्सेस को हमने क्या किए, x और y एक्सिस के लॉन्ग बांट दिया, ठीक है। और अगर z होता तो z कंपोनेंट भी सबके आते हैं, अगर ये फोर्सेस स्पेस में हो और तीसरा एक्सिस भी हमारे पास z हो सकता है, तो हम z एक्सिस के अलॉन्ग भी हमको कंपोनेंट्स मिल जाते हैं इसके। अब देखो इस सिचुएशन में क्या करना है कि अगर पार्टिकल आपका इक्विलिब्रियम में है, टोटल फोर्स तो जीरो है ही, साथ साथ में किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग भी सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं। मतलब अगर मैं सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग देखूं तो x एक्सिस पे जितने भी आपके x एक्सिस के कंपोनेंट्स हैं वो सारे मिलके जीरो हो जाएंगे। मतलब ये कि F1x प्लस F3x प्लस F2x, F1x प्लस F3x प्लस F2x, ये भी टोटल जीरो होगा। और यहां पे भी वेक्टर का ध्यान रखना है, मतलब यहां पे जैसे अगर सपोज करो आप F1x और F3x को ऐड करोगे, तो क्योंकि F2x जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका मैग्नीट्यूड इससे सब्ट्रैक्ट होगा। वेक्टर्स के हिसाब से ही आपको ऐड करना है यहाँ पे भी। तो टोटल x एक्सिस के अलॉन्ग भी सारे फोर्सेस मिलकर जीरो हो जाएंगे, और टोटल y एक्सिस के अलॉन्ग भी सारे फोर्सेस मिलकर जीरो हो जाएंगे। मतलब F1y प्लस F2y प्लस F3y, ये भी जीरो हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आपका z एक्सिस होता, z एक्सिस के अलॉन्ग भी जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं आपके, वो भी अगर आप टोटल करोगे F1z प्लस F2z प्लस F3z, तो वो भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर सपोज करो आपका फोर्सेस बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब एक एक्सिस के अलॉन्ग भी बैलेंस्ड है। अगर आपका नेट फोर्स पार्टिकल पे जीरो है
तो एक्स एक्सिस के अलोंग का भी नेट फोर्स जीरो होगा, वाई एक्सिस के अलोंग अगर सिर्फ अकेले देखोगे तो वहां पे भी टोटल जीरो होगा, और जेड एक्सिस के अलोंग अगर सारे नेट फोर्सेस सारे फोर्सेस आप देखोगे तो उनका भी नेट फोर्स जीरो होगा। तो आप सारे एक्सिस के अलोंग फोर्सेस को बांट के फिर ये कंडीशन यूज कर सकते हो। ओके, तो ये सारा खेल था आपका इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल का। हाँ, एक और चीज, अगर यहां पे हम पार्टिकल की बात कर रहे थे, अगर सपोज करो पार्टिकल की जगह पे एक बड़ा सा बॉडी हो, या हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो जहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे अगर मान लो ये बॉडी की बात करूं मैं, तो बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो ऐसे केस में दो टाइप के इक्विलिब्रियम की बात होती है, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। लेकिन ये बातें हम लोग तब करेंगे जब हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।